जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सकुशल होंगे। आज हम लोग गुप्त वंश के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारा वीडियो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा को सफल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप नियमित रूप से हमारे वीडियो का विजिट करें और देखें। इससे आपका जीके काफ़ी मजबूत होगा और हमें यह इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने में भी सफल होंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे और भी इस वीडियो का लाभ ताकि अधिक से अधिक लोग उठा पाए। तो हम लोग देखते हैं कि जो राजनीतिक एकता गुप्त मौर्य वंश में था, वह राजनीतिक एकता गुप्त वंश में जाकर के ही स्थापित हो सका। हालांकि कुषाण गुप्त मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत कुषाण शासकों ने उत्तर भारत में और दक्कन में सातवाहन शासकों ने एक दशक तक, एक शताब्दी तक लगभग राजनीतिक एकता को स्थापित करने का भरसक प्रयास किया, परंतु कुषाणों के पतन के उपरांत विभिन्न छोटे छोटे राज वंश का उदय हुआ और भारत राजनीतिक एकता के रूप में बिखर करके रह गया। हालांकि इस छोटे छोटे राजवंशों में लोकतंत्र, गणतंत्र और राजतंत्र दोनों शामिल है। गणतंत्र के रूप में मालव, योद्धे, अर्जुन नायन आदि, लिच्छवी आदि राज्य को शामिल किया जाता है, जबकि राजतंत्र के रूप में इक्ष्वाकु, वाकाटक जैसे राज्य आते हैं। तो गुप्त शासक मुख्य रूप से कुषाणों का ही सामंत था। गुप्त शासक के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अनेक स्रोत प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक स्रोत के रूप में प्रयाग प्रशस्ति, महरौली स्तंभ लेख, एरन अभिलेख जो कि भानुगुप्त का था, जिसमें सती प्रथा का पहली बार उल्लेख हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति का रचना जो है हरिसेन ने किया था। यह संस्कृत भाषा के चंपू शैली में लिखा हुआ था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। उसके बाद विल्सड अभिलेख जो कि आपको कुमारगुप्त से संबंधित था। भीतरी स्तंभ लेख जो कि स्कंद गुप्त से संबंधित था। मंदसौर अभिलेख, इसका रचना वत्स भट्टी ने किया था। जूनागढ़ अभिलेख, पूना ताम्रपत्र अभिलेख जो प्रभावती गुप्त का है। सांची अभिलेख, गढ़वा अभिलेख, ये सब अभिलेख से जो है हमें गुप्त वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है और गुप्त के बारे में उसका वंशावली भी प्राप्त होती है। सिक्का जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 14 सिक्का के भंडार मिले हैं जो कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित थे। भगवान नालंदा का विश्वविद्यालय जो कि काफ़ी प्रसिद्ध था तत्कालीन समाज में, इस विश्वविद्यालय का काफ़ी गौरव था और प्रतिष्ठा था। यह विद्यालय से भी गुप्त साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। अजंता और एलोरा का गुफा चित्रकला भी गुप्त काल के बारे में कुछ जानकारियां उपलब्ध कराती है। इसके अलावा साहित्यिक स्रोत के रूप में कालिदास की रचना, विशाख दत्त की रचना, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, वात्साल्यायन का कामसूत्र और अनेक ऐसे रचना थे जहाँ से हमें गुप्त वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलता है। विदेशियों के विवरण में मुख्य रूप से फाहियान जो कि 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। वह 15 वर्ष तक लगभग भारत में आया था। यह स्थल मार्ग से भारत आया था और जल मार्ग से भारत से वापस लौटा था। ताम्रलिप्ति से होते हुए जावा होते हुए यह अपना देश लौट गया था 314 ईस्वी में। हालांकि आया था स्थल मार्ग से, मध्य एशिया होते हुए पेशावर होते हुए भारत पहुंचा था। फाहियान के अलावा सुंगयान, यह तिगिन, तोड़मान और मिहिरकुल जैसे हुन शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराती है। हुन शासक का गुप्त वंश में आक्रमण हुआ था। ह्वेनसांग के हर शरीर से हमें ह्वेनसांग की रचना से हमें गुप्त वंश के रामगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। इत्सिन भी चीनी यात्री इत्सिन के विवरण से भी गुप्त वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। इस प्रकार गुप्त वंश के बारे में हमें कई स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। गुप्त वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। गुप्त वंश के शासक किस जाति के थे, इस पर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने गुप्त शासकों को अलग अलग जाति का बताया है। गौरी शंकर ओझा गुप्त शासक को राजपूत बताते हैं, क्षत्रिय बताते हैं, जबकि काशी प्रसाद जायसवाल गुप्त शासक को पंजाब के जाट बताते हैं। स्मृति में इसे वैश्य कहा गया है। राय चौधरी इसे ब्राह्मण मानते हैं। जो भी हो,
गुप्त शासक के उपाधि से और अन्य स्रोत से यह स्पष्ट विदित होता है कि यह मुख्य रूप से वैसे ही थे। हालांकि इस बात पर भी अनेक विद्वानों में मत भिन्नता है, अर्थात गुप्त शासक के जाति के बारे में हालांकि काफ़ी मत भिन्नता है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह वैश्य जाति के थे। गुप्तों ने अपनी प्रारंभिक राजधानी प्रयाग को बना करके वहाँ अपनी साम्राज्य का विस्तार किया। गुप्त का प्रारंभिक वंशावली में भीतरी स्तंभलेख के अलावा बेलसड अभिलेख और पूना ताम्रपत्र अभिलेख जो कि प्रभावती गुप्त का था, इससे महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती गुप्त वंशावली के बारे में। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। इसका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के आसपास था। चीनी स्रोत से पता चलता है कि श्री गुप्त ने मगध में चीनी यात्रियों को रहने के लिए बौद्ध विहार बनाया था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। वह 280 ईस्वी से लेकर के 319 ईस्वी तक शासन किया। घटोत्कच और श्रीगुप्त दोनों ही महाराज का उपाधि धारण किया था। इससे पता चलता है कि इनका शासनकाल बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं था और यह अभी भी सामंत के रूप में कार्य करते थे। हालांकि इसका शासनकाल मुख्य रूप से इस दौरान जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में विस्तृत था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम वैशाली के लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया और 319 ईस्वी में राज्यारोहण हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने वैवाहिक संबंधों और विजय अभियानों के द्वारा गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने गुप्त संवत को 319 ईस्वी 20 ईस्वी में चलाया था। इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण करने के उपरांत जो है सिक्का भी चलाया था। इस सिक्का में इन्होंने कुमार देवी का नाम को उत्कीर्ण करवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त मिला। हालांकि कुछ मुहर में कांच का नाम का उल्लेख आता है। कुछ विद्वान इसे समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान का कहना है कि यह अल्पकाल के लिए शासक बना था। हालांकि इसके बारे में विशेष और कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रतापी और महत्वपूर्ण राजा हुआ। इसके बारे में हरिसेन कहता है कि यह अरुण, वरुण, इंद्र, यम के समान था और यह काफी प्रतापी राजा था। इसके यश के गुण में हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति और इसके बारे में से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति जो कि कौशाम्बी में अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था, इसे अकबर जो है वह प्रयाग में ला करके स्थापित किया था। इस पर हरिसेन 7वें अभिलेख से समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख किया है। इस पर अशोक के अलावा समुद्रगुप्त उसके बाद अकबर और बीरबल का, जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक से समुद्रगुप्त के बारे में विस्तार से वर्णन लिखता है और कहता है कि समुद्रगुप्त जो विजय किया था उसे 5 भागों में बांटा जा सकता है। इस 5 भाग में पहला आर्यावर्त अर्थात उत्तर भारत के 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद समीपवर्ती राज्यों पंजाब के योद्धे मालव अर्जुन नायम को पराजित किया। समीपवर्ती राज्य में समतट, वंग, कामरूप, नेपाल को भी उन्होंने पराजित किया। उसके बाद तीसरे चरण में उन्होंने आत्विक विंध्य प्रदेश के आसपास के आत्विक को पराजित किया और चौथे चरण में उन्होंने दक्षिण भारत के 12 दक्षिण राजाओं को पराजित किया और कांची तक अपना विजय अभियान किया। दक्षिण भारत के राजाओं को पराजित करने के बाद इसके प्रति समुद्रगुप्त का नीति जो था वह ग्रहण, क्षमा और अनुग्रह का रहा। 5वें चरण के विजय में उन्होंने विदेशियों को पराजित किया और विदेशी के साथ उनका संबंध जो था वह था वैवाहिक संबंध के द्वारा विदेशियों ने
समुद्रगुप्त के साथ प्रभाव से बचने का प्रयास किया। उसके बाद जो है मुद्रा दे करके शासन करने और अनुग्रह प्रार्थना करके जो है समुद्रगुप्त का कृपा प्राप्त करने का विदेशों ने प्रयास किया। समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रयाग प्रशस्ति के अलावा एरन अभिलेख और 6 विभिन्न प्रकार के सिक्कों से भी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त जो है विजय अभियान के उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया था और चीनी स्रोत से पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वह श्रीलंका के राजा मेघवर्मन के गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगा था, जिसे समुद्रगुप्त ने दे दिया था। समुद्रगुप्त लिच्छवी दोहित का करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता था। समुद्रगुप्त का उपाधि में अश्वमेध पराक्रमांक अप्रतिरथ पराक्रमांक आदि कई उपाधि धारण कर समुद्रगुप्त के सिक्के से में उसे बीना बजाते हुए दिखा गया है। अर्थात समुद्रगुप्त संगीत से भी काफ़ी रुचि रखते थे, वह विद्या का संरक्षक थे। इसके अलावा समुद्रगुप्त के और भी कई उपलब्धियां थी। समुद्रगुप्त महान शासकों में से एक था। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद समुद्रगुप्त का महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले एक राजा और हुआ जिसका नाम था रामगुप्त। हालांकि इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां तो और सब अभिलेख में कम ही मिलता है, लेकिन इसके बारे में रामगुप्त के बारे में हमें विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम, हर्षचरित्र के बाणभट्ट का हर्षचरित्र और राजशेखर का मीमांसा से पता चलता है रामगुप्त के बारे में। इसलिए इसे नकारा नहीं जा सकता है। यह समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी अवश्य था। रामगुप्त के पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। ध्रुव देवी बहुत सुंदर थी, उससे शक शासक आसक्त थे और उसे प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए रामगुप्त ने ध्रुव देवी को शक अधिराज को सौंप कर शांति कायम करने का मन में सोचा था। इसे रुष्ट होकर के चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी का छंदम रूप धारण करके शक शिविर में जाकर शक राजा का पराजित किया, उसका हत्या किया और उसके उपरांत उन्होंने रामगुप्त का भी हत्या कर दिया। ध्रुव देवी से शादी कर लिया। उसके बाद जो है शादी करने के उपरांत खुद राजा बन गया। 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक वह राजगद्दी पर बना रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय काफी प्रतापी राजा था। वह देवराज, देवगुप्त, देवश्री के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने शकों को पराजित करके गुजरात और भरोच बंदरगाह पर अधिकार कर लिया और उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने महरौली में एक लौह स्तंभ का भी स्थापना किया था। यह लौह स्तंभ में चंद्र नाम का उल्लेख है, जिसका समानता जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। इसका पॉलिश गजब की है। इसकी चमक अभी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा चमक वाला लौह स्तंभ इतिहास में दूसरा और कोई नहीं प्राप्त हुआ है अभी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह पूर्व में बंग और पश्चिम में बहलिकों को भी पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह अपनी पुत्री प्रभा देवी गुप्त का शादी वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था और स्वयं नागवंश के शासक नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से भी शादी किया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय वैवाहिक संबंध और विजयों के द्वारा गुप्त साम्राज्य का विस्तार काफी क्षेत्रों में किया था। यह भी गुप्त में राजाओं में महानतम राजा के रूप में इसका नाम का उल्लेख किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में अनेक विद्वान रहते थे, अर्थात 9 रत्न इसके दरबार में रहते थे। 9 रत्न में प्रमुख था धन्वंतरी, अमर सिंह, घटपर्णक, शंकु, बड़ा मिहिर आदि। कालिदास भी इनके दरबार में रहते थे। खयान 399 से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का मित्रता वाकाटक के साथ भी था। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने के उपरांत जो है बहुत अच्छा तरीका से शासन भी चलाया था। 9 रत्न इसके दरबार में था ही।
उसके बाद जो है कालिदास फाहियान इसके दरबार में आया था। यह क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि कालिदास किसके समकालीन था, फाहियान किसके दरबार में आया था। अर्थात अच्छा से तैयारी करें, ये आपको बार बार क्वेश्चन में कंपटीशन में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त हुआ। कुमार गुप्त ने के समय में ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। कुमार गुप्त के शासनकाल के अंतिम समय में हुनों का, पुष्यमित्रों का और हुनों का आक्रमण हुआ था गुप्त साम्राज्य में। पुष्यमित्रों के आक्रमण को दबाने के लिए कुमार गुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा। इस बात का उल्लेख हमें भीतरी स्तंभ लेख से भी प्राप्त होता है और विलसत अभिलेख से भी प्राप्त होता है। पुष्यमित्र को पराजित करने के उपरांत जब स्कंदगुप्त लौटा तो तक में कुमार गुप्त का मृत्यु हो चुका था और हुनों का आक्रमण का भी सामना स्कंदगुप्त को करना पड़ा। हुन को भी स्कंदगुप्त ने पराजित किया। इस बात का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, जिसमें कहा गया है कि मलेच्छ हुन को स्कंदगुप्त ने पराजित किया। अब कुमार गुप्त का शासनकाल 415 से 455 ईस्वी तक था। 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त का शासनकाल था। स्कंदगुप्त हुन को और पुष्यमित्र को पराजित किया और उन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जो है वह चक्रपाली और पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपाली, दोनों के देख रेख में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, जो कि सिंचाई के लिए काफी महत्वपूर्ण था। यहीं पर सुदर्शन झील के किनारे ही पर्णदत्त और चक्रपाली ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके उपरांत गुप्त वंश का पूर्व गुप्त, बुद्धगुप्त, कुमार गुप्त द्वितीय, नरसिंहगुप्त, विष्णुगुप्त आदि प्रमुख गुप्त शासक हुए। अंतिम गुप्त विष्णुगुप्त तृतीय था। नरसिंहगुप्त ने मिहिरपुर को पराजित किया था। यह प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु का शिष्य था। स्कंदगुप्त के बारे में एक जानकारी और भी है कि स्कंदगुप्त ने चीनी दरबार में अपना राजदूत भेजा था और अपनी राजधानी को इन्होंने परिवर्तित करके अयोध्या किया था। इस प्रकार गुप्त वंश के बारे में हमने विशेष चर्चा की। अब अगले एपिसोड में गुप्त साम्राज्य के बारे में, इसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, वाणिज्य व्यापार के बारे में आदि का और चर्चा करेंगे। क्योंकि गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया है। अर्थात इस काल में विज्ञान का भी काफ़ी प्रगति हुआ था। इसके बारे में भी, खगोल विज्ञान के बारे में भी आदि के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।